हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप पे। जैसे कि आपको बताया कि हम डीलेट थर्ड सेम एग्जाम की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर मैं आपके साथ सामाजिक अध्ययन शिक्षण के कुछ 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और आज हमारा पार्ट 6 है। जैसे आपको बताया कि अब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय है, इसलिए आप इस वीडियो को देखकर जरूर जाना। इसलिए आपकी वीडियो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से बिल्कुल फ्री में इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर हम बिल्कुल क्विज की फॉर्म में फटाफट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अब मान बताओ कि राष्ट्रपति का प्रोविजन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 52, यानी अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। अब आप बताओ कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनका टेन्योर कितने साल का होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। अगर आपसे प्रधानमंत्री का पूछा जाए तो वो भी 5 वर्ष होता है, एमएलए पूछा जाए तो वो भी 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। नियुक्ति से भी पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप बताओ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, और जो स्टेट में यानी जो गवर्नर यानी जो राज्यपाल होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। यानी आपको पता है भारत में 3 सेनाएं और उन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अब आप बताओ कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत अब तक कितनी बार जो इमरजेंसी है उसकी घोषणा की जा चुकी है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अब तक सिर्फ 3 बार की जा चुकी है। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 था आपके सामने, और अब तक भारत में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है और बहुत अच्छी बात है और भगवान करे कभी भी ना लगे। कि भारतीय संविधान में धन विधेयक का अनुच्छेद कौन सा है। अब आप बताओ कि जो भारतीय संविधान है उसके अंदर मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110। और हाँ, कि जो बिल है वो धन विधेयक है यानी जो कोई बिल है वो मनी बिल है या नहीं, ये कौन बताता है? ये स्पीकर ऑफ लोकसभा बताता है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, संविधान के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर किसके द्वारा की जाती है। अब आप बताओ कि इसके अंदर जो मंत्रिमंडल होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा, लेकिन उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 था आपके सामने, प्रत्येक देश के अच्छे संविधान का मापदंड कौन होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 था आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अब आप बताओ कि किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 129 के तहत। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 था आपके सामने, भारत में कौन मूल अधिकारों का रक्षक है। अब आप बताओ कि भारत में कौन फंडामेंटल राइट्स का रक्षक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो न्यायोचित यानी जस्टिसेबल है। अगर आपका उनके खिलाफ अगर आपको कोई विरोध करता है यानी आपका उनके से कोई शोषण करता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11 था आपके सामने, किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय के बारे को क्या कहते हैं। अब बताओ कि किसी भी अर्थव्यवस्था यानी किसी भी देश में जो सरकार होती है उसके आगामी आने वाले वर्ष के लिए जो उनकी इनकम और जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनके बोरे को क्या कहते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बजट। ठीक है, और इस वर्ड का हमारे संविधान में यूज नहीं किया गया। इसके स्थान पर कौन सा वर्ड यूज किया गया सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और इसका आर्टिकल भी मुझे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे जरूर बताएंगे। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 था आपके सामने, सरकार द्वारा उठाए गए खर्चों को कितने भागों में बांटा जाता है। जो सरकार खर्चे उठाती है उनको कितने भागों में बांटा जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
विकासात्मक तथा गैर विकासात्मक। ठीक है, सरकार द्वारा उठाए गए खर्चों को दो भागों में बांटा जाता है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 था आपके सामने, सरकार द्वारा किए गए सभी व्यय जो राजस्व किस्म के होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय। ठीक है, देखो यहाँ पे राजस्व आ गया और व्यय पूछा गया है, तो इसका आंसर यही से आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सामने, सरकारी बजट के राजस्व खाते की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो यह घाटा क्या कहलाता है? अब मैं बताऊँ कि जो सरकारी बजट के राजस्व खाते की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो, यानी हमारी एक्सपेंडिचर यानी हमारा खर्चा कम है लेकिन हमारी इनकम कम है, तो इस घाटे को क्या कहते हैं? इस घाटे को कहते हैं राजस्व घाटा। ठीक है, तो नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 था आपके सामने कि भारत के संविधान की किस तालिका में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की आय के साधनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7वीं तालिका में कि कहा गया है कि जो केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की आय के साधनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कितने प्रकार के कर है, यानी जो भारत सरकार है वो कितने प्रकार के टैक्स लगाती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, और मुझे ये भी बताओ कि जो जीएसटी है वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देख के पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 17 था आपके सामने दोस्तों कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब मैं बताऊँ कि जो योजना आयोग है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग की जगह क्या है? वो है नीति आयोग। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। आप अगर इसके अंदर वर्ष भी याद रख लोगे 1950 तब भी सफिशिएंट है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 18 था आपके सामने, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? पंचवर्षीय योजना से ही बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। अब आप बताओ कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब तक थी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1991 से लेकर 1956 तक, यानी 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 19 था आपके सामने, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये तो मैंने आपको अवधि बता दी, 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कृषि विकास। ठीक है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जैसे आपको बताया कि अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, एक देश के मुद्रा की पूर्ति करने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? अब आप बताओ कि अगर किसी देश में उस देश की मुद्रा की पूर्ति करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक संस्था। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन है आपके सामने कि किस बैंक को केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है? अब आप बताओ कि किस बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक। ठीक है, आपको पता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी, और 1934 यानी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, भारत में किस बैंक को नोट निर्गम का अधिकार है? अब मैं बताओ ये ऐसा करने का भारत में किस बैंक को अधिकार है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, किस वर्ष में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके उसे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था? किस वर्ष में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, 2 अक्टूबर 1975 को कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे? अब आप बताओ कि जो 2 अक्टूबर 1975 को ऐसे कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा 5। पेपर में आपसे डेट पूछ सकते हैं कि किस वर्ष में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर को स्थापित किए गए थे? तो वो है 1975। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी जो नाबार्ड है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1982। आपने इसकी फुल फॉर्म याद रख लेनी है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है।
और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, ई बैंकिंग को क्या कहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ई बैंकिंग यूज़ करते होंगे, लेकिन अब बात बताओ कि जो ई बैंकिंग होती है उसे क्या कहते हैं, यानी इसका अन्य नाम क्या है। इसका अन्य नाम हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, 2012 तक सभी गांवों को टेलीफोन से जोड़ना और ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराना, यह कौन सी पंचवर्षीय योजना की मुख्य बिंदु थी। अब मैं बताओ कि 2012 तक सभी गांवों को टेलीफोन से जोड़ना और ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराना, यह कौन सी पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिंदु थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और नेक्स्ट यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अब सारे बच्चे मुझे 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताएंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2012 से लेकर 2017 तक, ठीक है। और ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। पेपर में पूछा जाए कि कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी भारत में, तो 12 की गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 30 आपके सामने, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। अब जो मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया, और इसका गठन किस वर्ष किया गया था। इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो 2012 से लेकर 2017 थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। फाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।